हेलो फ्रेंड, वीकली ऐसे चैलेंज के सेशन में आपका स्वागत है, जहाँ पे करंट अफेयर्स के बेसिस पर एक ऐसे को मैं आपको दूंगा, उसकी इनिशियल फ्रेमवर्क भी आपके लिए क्रिएट करूंगा, जिससे कि आप अपने फुल लेंथ ऐसे को इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज पाएँ। बेस्ट ऐसे को वीकली बेसिस पे अवार्ड किया जाएगा और उनको अप्रिसिएट किया जाएगा। ऐसे होता क्यों है? यूपीएससी में जो ऐसे का जो पेपर है उनमें बेसिकली आपके क्रिटिकल थिंकिंग को देखा जाता है, आपके एनालिटिकल एबिलिटी को देखा जाता है, और ये ज़रूरी है कि आप किसी अपने एक्सप्रेशन को बहुत क्लियर कट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है ऐसे का, जो जीएस और ऑप्शनल से अलग है करती है, वो ये कि आप किसी एक सेम इशू पे कितने लेंथ पर आप किसी चीज़ को सोच सकते हो, कितने ब्रेथ पे आप किसी चीज़ को सोच सकते हो, मतलब कितने डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, जिससे कि आपकी एक पर्सपेक्टिव, वाइड थिंकिंग पता चलती है। और फिर उसको इवेलुएट करना, इवेलुएट करने का मतलब डायमेंशंस निकालने के बाद उनको रैंकिंग के हिसाब से जो सबसे अच्छी प्रायोरिटी है उसको ऊपर में, उसके भी नेक्स्ट, फिर लास्ट में, ऐसे करके एनालाइज करना है। पर जब भी वो एनालिसिस करते हैं तो आपके हर आंसर में जो आउटकम है उसमें एथिकल और मोरल वैल्यूज से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन है, वो चीज़ को देखना वो चाहते हैं। और इसीलिए जो मैं क्वेश्चन इस बार का जो ऐसे लिया है, टू हार्नेस इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया मस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर द वुमेन फील सेफ एंड एम्पावर्ड टू पार्टिसिपेट फुली इन दी वर्कफोर्स। अब देखो, अभी बंगाल में एक इशू चल रहा है वुमेन हैरेसमेंट को लेकर के, और साइड बाय साइड आप देखोगे कि इस बार जो इंडिपेंडेंस डे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया, उन्होंने भी कहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने की ज़रूरत है भारत को विकसित बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए 1947 में। इसीलिए ये ऐसे दोनों आइडिया को कैप्चर करता है। और पर्पस क्या है इस सेशन का, कि मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूं जिस बेसिस पर आप ब्रेनस्टॉर्म करके उसमें आगे बढ़ करके उसके मोरल वैल्यूज़ के बेसिस पर, एथिकल आइडियाज़ के बेसिस पर उसमें कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, जिससे आपके आंसर एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के बेसिस पे देखा जाए, ना कि एक स्टूडेंट का एकेडमिक आंसर देखा जाए। तो मैं आपको इनिशियल डायमेंशंस के कुछ पहलू दे दूंगा, जिसमें आपको ऐसा कुछ डायमेंशंस क्रिएट करना है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाओ। ओके, तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन ऐसे थीम अगेन, द टू हार्नेस इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया must create the environment where the women feel safe and empowered to participate fully in the workforce. Now इस एसी को समझने के लिए हम कुछ पहले केस स्टडीज़ को देखेंगे और उस केस स्टडीज़ के बेसिस में हम कुछ आइडियाज़ निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये केरला के केस स्टडीज़ को आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जब आप देखोगे तो इसमें बहुत ही इंप्रेसिव डेटा, और हम सबको पता है कि केरला किस तरह से हमारे लिए एक रोल मॉडल है। तो देखो आप यहाँ पे इनकी जो लिटरेसी रेट है लगभग 92 के बराबर है, और जब आप उनकी फर्टिलिटी रेट देखते हो 1.8, इसका मतलब है कि एक फैमिली में 2 से कम बच्चे हैं लगभग। किसी फैमिली में अगर 3 है तो किसी में 1 है, किसी में, तो इन द सेंस कि पर वुमेन 1.8, मतलब एवरेज है ये ना, 1.8 तो होगा नहीं, एवरेज ये चिल्ड्रन है पर फैमिली में। तो इसीलिए वुमेन के पास क्या है, यहाँ पर एक समय है जहाँ पे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क एरियाज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती हैं। और इसीलिए आप देख सकते हो कि फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में 23.6 है, जो नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये तो बात हुई पार्टिसिपेशन का। यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम है, ऊपर से सेक्स रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब सिनेरियो से हमें जो समझने वाली बात यह है कि केरला का जो ये अचीवमेंट है, ये विमेन एम्पावरमेंट को हाईलाइट करता है और ये बताता है कि इसके पॉजिटिव आउटकम क्या है। और इस डेटा से आप देख सकते हो कि एक जब कंडीसिव इन्वायरमेंट विमेन को मिलता है, तो जो कि कंडीसिव इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, और जिसके कारण लो फर्टिलिटी रेट है, तो जो विमेन है केरला की, उनके पास ज़्यादा एक्सेस है एजुकेशन के लिए, ज़्यादा एक्सेस है हेल्थ केयर के लिए, और इसलिए यहाँ की जो विमेन है वो कोई भी डिसीजन इमोशंस पे नहीं, इन्फॉर्म्ड, रैशनल होकर के ले सकती हैं, और इससे वो एक बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट बन सकती हैं वर्कफोर्स का। तो इसके चलते ये भी रीज़न है कि यहाँ पर एक तो अच्छा इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा यहाँ पर रिलेटिवली लो क्राइम रेट है वुमेन के अगेंस्ट में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वुमेन पार्टिसिपेशन का वर्कफोर्स में। और इसके पीछे यहाँ की सोसाइटी है जो कि बहुत ही लाइक अलाइन है वुमेन के रेस्पेक्ट के लिए, वुमेन के
उनके सेफ़र इन्वायरमेंट के लिए, जिससे कि वीमेन वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इससे हमारे पास क्या आउटकम मिला, क्या हमें लर्निंग मिली? तो पहला है कि प्रायोरिटाइज एजुकेशन, लाइक हमें करना क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गर्ल्स एजुकेशन में। जैसे कि गर्ल एक डिसीजन लेने को एजुकेट हो तो अवेयरनेस के लेवल पर वो एम्पावर हो पाएँ कि ज़्यादा डाइवर्स डिसीजन ले पाएँ, ज़्यादा स्किल्स इम्पार्ट कर पाएँ, और इससे उनका जो अपॉर्चुनिटी है वो एक्सपेंड होगा। हाँ, अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड होने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है तो वीमेन क्या है, वल्नरेबल हो जाती हैं, लाइक वो कंपेल हो जाती हैं कि अगर कुछ वर्क प्लेसेस में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट है तब भी बहुत फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते। वो कॉम्प्रोमाइज़ के लेवल, कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि डिस्पाइट सी हैव फेस्ड सो मैनी चैलेंजेस कि वो डिसीजन नहीं ले पाती कि इस जॉब को छोड़ दें, क्योंकि एक फाइनेंशियल कंपल्शन भी होता है। तो जब हम उनके पास अपॉर्चुनिटी को डाइवर्सिफाई करेंगे ना, तो उनके पास जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, उनके डिसीजन लेने में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ केयर एक्सेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज है। इससे क्या होता है, जब मोर्टेलिटी रेट कम है और फर्टिलिटी रेट कम है, तो इससे क्या है, एक इन्फॉर्म चॉइस, मतलब वुमेन के पास ज़्यादा समय है और एजुकेटेड होने के बाद उनके पास एक अच्छा अंतराल रहेगा जिसमें कि वो वर्कफोर्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएँ। तो जो हमारा इसमें जो अदर जो टेक अवे है वो है कि सेफ्टी, जो इन्वायरमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए कि इसी से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे आप विमेन इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं वर्कफोर्स में। सोशल नॉर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमने एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं उसको थोड़ा सा हमें एड्रेस करना चाहिए। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि केरला मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, जिसको कि इम्प्लीमेंट करके हम बहुत जगह इसी लेवल पे आउटकम को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये तो बात थी केरला की। मैं कुछ बांग्लादेश से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जो कि आपके एएसए के लिए नया पर्सपेक्टिव डेवलप करेगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि बांग्लादेश हालांकि अभी कुछ उनके यहाँ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पर पिछले कुछ 10 सालों में बांग्लादेश अपने गारमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर था, और इसीलिए उसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा की। उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी बेहतर हो गई थी ना। इसके पीछे जो कारण था वो ये है कि देखो, यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन कितना है, 80% है गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में। सेकेंड, गारमेंट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में भी देखो बहुत बड़ा शेयर है यहाँ पर। तो इससे इंडिकेट क्या हो रहा है कि एक तो विमेन इंड्यूस एक्सपोर्ट जनरेट कर रही है यहाँ पे, और साथ ही साथ अभी हाल के दिनों में बांग्लादेश ने काफ़ी लोगों को अपने पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया है, पर्टिकुलरली विमेन पॉपुलेशन के बेसिस पर। और इससे और भी क्या हुआ, इस गारमेंट इंडस्ट्री से बेटर एक्सेस एजुकेशन में मिला नई जनरेशन को, नए बच्चों को, हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ फैमिलीज़ का ना। ऐसा रीज़न क्या है कि यहाँ पर इस लेवल पर डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो बांग्लादेश के जो गारमेंट इंडस्ट्री की जो सक्सेस स्टोरी है वो ये बताती है कि अगर हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें, विमेन का अपना खुद उनके अंदर ये विलिंगनेस होती है कि वो पार्टिसिपेट करें। सो इट मीन्स व्हाट, it gives in a what significance that the one side कि the conducive environment will let women to participate more. Second, उनके participation से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तो इम्प्रूव होगी, साइड बाय साइड पॉवर्टी रिडक्शन भी होगा। तो ये बताता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ वीमेन इन्वॉल्वमेंट इन इन्वॉल्विंग इन सम वर्क फोर्स और लेटिंग देम टू इंगेज इन द सम प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इससे जो आइडिया मिलता है, इस केस स्टडी से जो आइडिया मिलता है कि दैट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट द पोटेंशियल ऑफ वीमेन इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू ड्राइव नेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इससे ये पता चला कि इफ़ वी गोइंग टू गिव देम इन अ सपोर्टिव एंड सेफ एनवायरनमेंट, विल गेट मोर ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो देखो, हमें इन्वायरमेंट के बेसिस पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट के बेसिस पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि फेयर वेजेस हो, डिसेंट वर्किंग कंडीशन हो, प्रोटेक्शन हो फ्रॉम हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो हमारे पास क्या
टेक अवे मिला इससे। तो एक तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रमोट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जिससे कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डाइवर्सिफाई हो और अवेलेबल हो वीमेन के लिए। सेफ इन्वायरमेंट कंडीशंस तो इम्पॉर्टेंट है, और इन्वेस्टमेंट इन स्किल ट्रेनिंग ज़रूरी है। स्किल ट्रेनिंग का मतलब ज़्यादा अगर डाइवर्स स्किल्स होगा तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, डिसीजन कंपल्शन नहीं होगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, और सोशल बैरियर को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी बहुत हद तक देखो, इतना हम एक 21st सेंचुरी में, उसके बाद भी अभी भी वही मिडाइवल एज का एटीट्यूड है, और डिस्क्रिमिनेट एक तरह का बहुत क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन दिखता है वुमेन के लिए, जिस लाइक पर्सपेक्टिव से हम उनको किसी वर्ड से रिलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ बताते हैं कि उनको आज भी सबऑर्डिनेट पोजीशन है सोसाइटी में हमारे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सेफ एंड एनवायरनमेंट कंडीशन बनाया जाए, जैसे कि विमेन का एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में बांग्लादेश की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वो ये बताती है कि कैसे विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से एक रेडिकल शिफ्ट आ सकता है सोसाइटी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में और प्रोग्रेस में। इस चीज़ को और अच्छे से मैं आपको इस केस स्टडीज़ के द्वारा बताता हूँ कि देखो, रवांडा का केस है। ये रवांडा का केस क्या बता रहा है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से क्या अचीवमेंट किया जा सकता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि देखो, रवांडा की कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं कि रवांडा में विमेन पार्टिसिपेशन कितना पार्लियामेंट में, 61.3%. Like it means we have more women politicians are there in the parliament than the male, और that is highest globally. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन है विमेन का। सेकेंड, मिनिस्ट्रियल पोजीशन में भी 50% विमेन है। देन फीमेल लेबर फोर्सेस कितना देखो, 86, रिमार्केबल है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से देखो पार्टिसिपेशन कितना, 86%, राइट। मतलब 86 का मतलब जितने वर्क फोर्स अवेलेबल है उसमें 86% आर दे आर इन्वॉल्व इन अ जॉब। देन लिटरेसी रेट देखो 70.7% है, राइट, इंक्रीज। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, हैव गॉट ड्रामेटिकली डिक्लाइन सिंस 2000। नाउ अब इससे क्या पता चलता है कि जो रवांडा है उसने बड़ा रिमार्केबल प्रोग्रेस किया जेंडर इक्वालिटी में, और चूँकि जेंडर इक्वालिटी में किया तो उसके अंदर एक रेडिकल शिफ्ट आया उसके इकोनॉमी में, उसके पॉलिटिक्स में। और ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का ही एक रिज़ल्ट है जिसने इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई। क्योंकि जब विमेन पॉलिटिकली एम्पावर्ड रहेंगे ना, तो वो उनके पास इश्यूज़ के रियलाइजेशन है। हम मेल क्या है, उनके पास क्या है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। वी टॉक ऑन द आइडियाज़ विच इज़ देयर इन द बुक्स, like we casually take this on the moral basis, पर जो रियलाइजेशन है, जिसने ये डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, वो उसके क्रिटिकल लाइक प्रॉब्लम्स को समझ रहा होता है। उस बेसिस में जब कोई पॉलिसीज़ बन रही होती है जो रूट कॉजेज़ को एड्रेस कर रहा होता है, इससे एक रियल प्रैग्मेटिक पॉलिसी बन रही होती है, और उसका रिजल्ट आप रवांडा के केस स्टडीज़ में देख सकते हो। तो इसमें जो हमें आइडिया मिलता है वो ये कि जो विमेन रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, उसने बड़े पैमाने पे विमेन की लाइफ को बदलाव किया रवांडा में। और दैट सेज दैट द हाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन अ पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्रियल पोजीशन इंश्योर्स दैट द पॉलिसीज एंड लॉज आर डिजाइन विद द विमेन्स नीड्स एंड पर्सपेक्टिव इन द माइंड। दैट इज़ व्हाट आई सेड, लाइक दैट इज़ द सेंस ऑफ रियलाइजेशन। और इसके चलते क्या है कि जो विमेन है वो विमेन स्पेसिफिक इश्यूज़ को एम करके विमेन की जो एक्सेस है एजुकेशन की, हेल्थ केयर के और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। और रवांडा इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ इसमें हमारे जो लर्निंग है वो क्या है, पॉलिटिकल विल बहुत इम्पॉर्टेंट है और लीडरशिप चाहिए, जिससे कि एक जब लीडरशिप के अंदर एक कमिटमेंट हो जेंडर इक्वालिटी लेकर के आना है, तो उससे रिजल्ट दिखते हैं। टारगेटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए एंड प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारा चीज़ इनहेरेंट होता है हर प्रोग्राम में।
हम अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर स्कीम है तो उसमें ये इनहेरेंट है, पर एग्जैक्टली उसमें क्लियर कट होना चाहिए कि नहीं, हमारा मकसद कि विमेन जेंडर इक्वालिटी है, तो लाइक दैट इज़ इन अ मेन गोल, इट इज़ नॉट इन अ सबॉर्डिनेट गोल। तो टारगेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है जेंडर वाइज्ड वायलेंस को बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल किया जाए, सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट बनाया जाए, क्योंकि एक वीमेन का कॉन्फिडेंस प्रिवेल करता है, बाकी सोसाइटी में भी जा रहा होता है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस रहता है तो इस कॉन्फिडेंस से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया है कि एक सर्वे ने बताया है कि कोई भी क्राइम होता है उसमें 32 वीमेन पर 1000 से विड्रॉ कर लेती हैं जॉब से, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। प्रमोट करना चाहिए वीमेन लीडरशिप को, और इसीलिए आप देख सकते हो कि रवांडा ने अगर ये सारा चीज़ ना किया होता तो इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं मिल रही होती जेंडर इक्वालिटी को लेकर के। और आप सबको पता है कि जब विमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा होगा, इक्वालिटी होगी सोसाइटी में, तो एक बैलेंस सोसाइटी बनेगी। बैलेंस सोसाइटी की खासियत ये होती है, इक्विटेबल सोसाइटी की खासियत ये होती है कि जब कंट्री कोई भी प्रोग्रेस कर रहा होता है उसकी बेनिफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इससे हार्मनी बनी रहती है, शांति रहती है सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, कोऑपरेशन ज़्यादा होता है। और इसका बहुत अच्छा लर्निंग हम यहाँ से ले सकते हैं, रवांडा के केस इशू से ले सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में मिल सकता है। आप सबको पता है कि देखो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, बट बड़ी आयरनी है कि जो वीमेन पार्टिसिपेशन है यहाँ पर वो बहुत ही कम है, 25 से 30% के बीच में। लीडरशिप मतलब सीईओ का पोजीशन, टॉप पोजीशन, इसमें वीमेन और भी कम है। और लीडरशिप अगर वीमेन नहीं है तो आप समझ सकते हो कि जो डायरेक्शंस आते होंगे उसमें इनके जो इश्यूज़ हैं वीमेन के, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे कि वीमेन होम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्क प्लेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बीच में बैलेंस बना पाएँ, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। और इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे कि वीमेन का जो एट्रिशन रेट है, छोड़ने की जो जॉब छोड़ने की प्रवृत्ति है, वो सबसे ज़्यादा है इस सेक्टर में। और इसीलिए यहाँ पर एक परसिस्टेंट जेंडर गैप बना हुआ है, और जो कि आने वाले समय में और दिखता नहीं है कि ये कम हो सकेगा। तो इसमें जो हमें एनालाइज करने की बात है वो ये है कि क्यों ऐसा, क्या कारण है कि देयर इज़ एन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन आईटी सेक्टर। दिस इज़ बिकॉज they do not have a proper involvement in a leadership role, or above all women does what, like they face challenges in terms of the access and like thriving in this industry। इसके बावजूद कि इंडस्ट्री इतना रैपिड ग्रोथ कर रही है, विमेन लाइक इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हो पा रहा है, लिमिटेड है, द वीमेंस पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड। उसके पीछे रीज़न क्या है कि एक तो जो हमारी थिंकिंग है, जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, वो विमेन की कैपेबिलिटी को अंडरमाइन करता है। अभी तक उनके जो हमने सोसाइटी में ना एक सबऑर्डिनेट स्टेटस बना करके रखा हुआ है, तो उनके जो दैट इज़ हाउ देयर this subordinate thinking, like the position of the women in attitude of our thinking has created in a what kind of a hindrance and a barrier in a career progression, and that is why इसीलिए इनका लीडरशिप एक्सेस नहीं है, पोजीशन नहीं है, और इसलिए इस इशू को अंडरमाइन करके रखा गया। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन का, कि देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क एग्रीमेंट। आपको पता है कि यहाँ पे लॉन्ग आवर्स वर्क होते हैं, फॉरेन के प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, और ये जो ट्रेडिशनल कल्चर है, आईटी कल्चर है, जहाँ पर लंबे समय तक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना होता है, इससे विमेन को एक डिफ़िकल्टी फेस होती है, जो कि मैंने बताया कि विमेन फेस डिफ़िकल्टी टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसीलिए यहाँ पर इनका पार्टिसिपेशन यहाँ नहीं देखा जाता। दूसरा, बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर हैं विमेन हैरेसमेंट को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देयर इज़ लैक ऑफ सेफ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस, और इसीलिए इनका जो ये इन्वायरमेंट है बड़ा हॉस्टाइल है, जो डिस्करेज करता है इनको इस एरिया में परस्यू करने से, क्योंकि एक लेवल के बाद फिर परस्यू करने के लिए, एक इन्वॉल्वमेंट के लिए सारे कंडीशन कंड्यूसिव होने चाहिए, जिससे कि विमेन का अच्छा पार्टिसिपेशन हो पाए।
तो इसमें क्या हमें एक आइडिया मिलता है कि दिस representation signifies untapped potential and hindrance of India's ability to fully leverage the demographic dividend for the economic growth. तो इसका टेक अवे क्या है, हमें क्या करना चाहिए? प्रमोट जेंडर डिस्पैरिटी, एड्रेस वर्क प्लेस bias, create inclusive culture, provide training on unconscious bias, offer flexible work, ensure safety and security, and then हमें कुछ नर्चर करनी चाहिए उनको, टैलेंट को, जिससे कि वो उनकी जो टेक्निकल डिसीजन है, टेक्निकलिटी के ऊपर जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस किया जा सके। तो इस बेसिस पे हम इनके इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसमें। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन फ्रेम ऑफ दिस क्वेश्चन, जो टॉपिक है हमारा, कि हम कैसे अपनी इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट से। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इंडिया ऑलरेडी हैज़ एन लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन, लाइक चिल्ड्रेन से लेकर एडल्ट तक हमारे पास बहुत नंबर्स में हमारे पास टैलेंटेड वर्कफोर्स है, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है, रिजल्ट अच्छा दे सकता है इकोनॉमिक को सपोर्ट करने के लिए। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल को रेज करने के लिए चूँकि हमारे पास सब कुछ तो है, पर इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए विमेन का पार्टिसिपेशन करना वर्कफोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हम सबको पता है कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, विमेन पार्टिसिपेशन हमारे पास उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है। उसके पीछे इन कंसर्न्स को आप देख सकते हो। द सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटल नॉर्म्स हमारे लिए जो अभी तक वुमेन के लिए है वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स जो हम इनको नहीं प्रोवाइड करा पाते, क्योंकि फैमिली की एक थिंकिंग भी अलग से यहाँ पर हम लोग ने देखा है इसमें। और इसीलिए जब स्किल्स नहीं है, देखो अगर एजुकेशन स्किल्स नहीं है, लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन के लिए, तो इस केस में क्या होता है कि उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है जो विमेन की, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण, जैसे लैक ऑफ चाइल्ड केयर, इनफ्लेक्सिबल वर्क एग्रीमेंट अगर जब नहीं हो पाता, तो दैट मेक्स इन अ व्हाट काइंड ऑफ इन अ बैरियर। मैटरनिटी लीव पॉलिसीज़ में इतनी ज़्यादा लाइक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो एक तरह का बैरियर है वुमेन के लिए, सो दैट दे कैन नॉट वर्क इन दैट वे। सेफ्टी कंसर्न्स जैसे मैंने बताया था कि वायलेंस है, हैरेसमेंट है, लैक ऑफ सेफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये विमेन को क्या करता है, लाइक डिटर करता है, लाइक इट गिव्स इन अ काइंड ऑफ फियर बैरियर फॉर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। सोशल नॉर्म्स भी बहुत, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेडिशनल जो हमारा जेंडर लाइक रोल है कि वुमेन को कन्फाइन करके रखा जाए डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, वो भी एक अपॉर्चुनिटी को, आउटसाइड अपॉर्चुनिटी को लिमिट करता है। तो ये कारण है जिसके चलते विमेन पार्टिसिपेशन हमारा कम है यहाँ पर। अब देखो, अगर विमेन पार्टिसिपेशन अगर इन्वॉल्व होगा, तो हमने काफ़ी केस स्टडी से देखा है कि बांग्लादेश की केस स्टडी से देखा है, हमने रवांडा की केस स्टडी से देखा है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन का ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट से आप सबको पता है कि फैमिली बहुत स्ट्रांग होती है, और आने वाले जनरेशन ज़्यादा अच्छे से उनको ग्रूम किया जा सकता है। तो इस कारण से हम इस बेनिफिट को हार्नेस नहीं कर पा रहे, जैसे मेन कारण है कि बहुत सारे हमारे पास कंडीसिव कंडीशन नहीं है जिससे कि हम विमेन पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर सकें। नाउ like creating an enabling environment for women, so like how this will going to improve, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ना, जो इन स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए, इम्प्रूव किया जाए पुलिसिंग को, सेफ ट्रांसपोर्ट बनाया जाए वर्क प्लेसेस में, एम्पावर किया जाए एजुकेशन में, उनको एक्सेस दिया जाए, स्किल्स ट्रेनिंग की जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव किया जाए, सपोर्टिव सिस्टम ठीक किया जाए इंडिया का। तो इन बेसिस पे हम क्या है कि एक कंडीसिव कंडीशन बना सकते हैं, जैसे कि इंडिया क्या करे कि अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो यूनिक अपॉर्चुनिटी है एक्सेलरेट करने की ग्रोथ को, उसको फुलफिल करें और हम फुली हार्नेस कर पाएँ अपने इस पोटेंशियल को। और दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी क्रूशियल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर द वीमेन फील सेफ एंड एम्पावर्ड टू ज्वाइन
and thrive in the workforce. और इसीलिए what we required the multifaceted approach that address the safety concerns, challenges of gender norms, provide necessary support system, and by investing in a women's safety and empowerment, India can not only achieve its economic goal but also can create a more just and equitable society. तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जहाँ पर अगर इस तरह के लेवल पे अगर हम अपनी सोसाइटी को क्रिएट करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा कंडीशन बनेगा जिसमें कि हमारी जो प्रोग्रेस होगी बहुत ही इवन होगी. सो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने भी इन इश्यूज़ को देखते हुए काफ़ी प्रोग्राम्स अपने यहाँ इनिशिएट किया. तो मैं इन प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़े से स्पेसिफिक जानकारी देता हूँ. तो पहला प्रोग्राम आपको पता है कि वी हैव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो एंड प्रमोटिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिवेंट जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन सेलेक्टिव एलिमिनेशन. इसका पर्पस क्या था? टू इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड and so that to ensure education and participation of the girl child in a education, basically in education. Now second है इसका relevance क्या है, like why this program is important. इसमें जो मेन कारण था, इसके जो रूट कॉज है हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो को कम होने के चलते, उसको डिक्लाइन होने से उसको चेक किया जाए. तो चाइल्ड सेक्स रेशियो को एड्रेस किया जाए. तो लाइक विल गोइंग टू सी द रेलेवेंट ऑफ दिस ऑल. Then we have a Sukanya Samriddhi Yojana saving scheme है. What is an objective? Objective है to encourage parents to save their daughter's future education and marriage expenses, जिससे so that to give enough financial security to the girl child. Now इसका purpose क्या है? What is a purpose? To give a financial inclusion to women and make women independent. Now इससे पर्पस क्या होगा कि जो इंक्लूसिवनेस आएगा उससे फैमिली को एक थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाए, जैसे कि फैमिली थोड़ा सा इंकरेज हो डॉटर के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियली कुछ फंड को एलोकेट करके रखने अभी से. देन वी हैव महिलाएं हार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. और इसका पर्पस क्या है? पर्पस था कि ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू शो केस देयर एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स. तो इसका मेन पर्पस है उनके मार्केट एक्सेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उनको प्रोवाइड करना. और इसका रेलेवेंस क्या है? वीमेन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देने के लिए थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. और इसमें टेक्नोलॉजी के लिवरेज से उनके जो जोग्राफिकल बैरियर है उसको लाइक मैनेज किया जा सके. देन वी हैव प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. तो आपको पता है कि क्यों इट इज़ टू गिव एन क्रेडिट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस जो कि वुमेन ओन्ड बिजनेसेस हैं. और ये इसलिए दिया गया कि सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योरशिप इनके अंदर बढ़ाया जाए. पर्पस क्या था? रेलेवेंस क्या था? टू फैसिलिटेट वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ को भी सपोर्ट करना थ्रू स्मॉल बिजनेसेस. तो ये सब की वर्ड्स हैं जिसको कि आप अपने आंसर में हाईलाइट कर सकते हो हियर एंड देयर. नाउ वन स्टॉप सेंटर स्कीम टू सपोर्ट फॉर वुमेन अफेक्टेड बाय द वायलेंस. इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड assistance to women affected by the violence under one roof and offer a medical, legal and psychological and police assistance. तो पर्पस क्या है? इंश्योर करना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का वुमेन का एंड प्रोवाइड करना इमीडिएट सपोर्ट टू द सर्वाइवर ऑफ वायलेंस and so that promote the access of the justice and rehabilitation. Then we have a Nirbhaya fund, बहुत famous fund है, आपको पता ही होगा. Enhance women's safety and security. और इसका main objective क्या था? To support like a project that enhance the safety and security and to in like women empowerment and to to create a dedicated resource to address the violence against women. इनका मेन पर्पस क्या है कि कोलैबोरेशन करके इनोवेट करके एक सेफर इन्वायरमेंट को फोस्टर किया जाए. फंड से ऐसे नए टेक्नोलॉजी लाया जाए जिससे कि कंडीशन और कंड्यूसिव बनाया जाए, सेफ बनाया जाए वुमेन को लेकर के. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पेड मैटरनिटी लीव है उसको 12 से 26 वीक बढ़ा दिया जाए, जिससे कि
विमेन जो है ना वर्क फोर्स में रिटर्न हो पाएँ चाइल्ड बर्थ के बाद। और इसका रेलेवेंस क्या है? टू सपोर्ट वर्किंग मदर्स एंड प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस एंड encourage women to continued participation in the workplace. Then we have a Sexual Harassment Act 2013. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट एंड एड्रेस सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड क्रिएट अ सेफ एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर वीमेन। जिससे मेन ऑब्जेक्टिव इसका जो रेलेवेंस है, जो वीमेन राइट टू वर्क एंड विद द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट है, उसको फुलफिल किया जाए, इनेबल किया जाए वीमेन को कि वो रिपोर्ट करें और रिड्रेसल कर पाएँ, रेमेडीज़ निकाल पाएँ सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर के। तो ये तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये इनिशिएटिव लिया गया है विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और जेंडर गैप को कम करने के लिए। वर्ल्ड में भी देखोगे कि कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे। यहाँ पर मेन पर्पस क्या है इंटरनेशनल वुमेन डे का? कि वुमेन के जो अचीवमेंट है ना उसको सेलिब्रेट करें, जैसे कि अवेयरनेस को रेज किया जाए ऑफ जेंडर इक्वालिटी, वुमेन के राइट्स और एम्पावरमेंट के बारे में बताया जाए। नाउ वी हैव अ 16 days एक्टिविज्म। नाउ 16 days एक्टिविज्म का क्या है? इसका भी पर्पस है टू रेज अबाउट द प्रिवेलेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड मोबिलाइज एक्शन टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट वायलेंस। इसका मेन कारण क्या था, पर्पस क्या था? टू क्रिएट अ फोकस्ड पीरियड फॉर एडवोकेसी एंड एजुकेशन on gender-based violence, encourage individuals and organizations to take action. Now, he for C campaign, right? तो यहाँ क्या है? To engage men and boys in a gender equality. Now, purpose क्या है? कि to promote shared responsibility for creating a gender equality world. इसमें इसका relevance क्या था? कि जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स है, जो थिंकिंग है, उसको चेंज किया जाए, मेन को, बॉयज़ को इन्वॉल्व करके टू सपोर्ट वुमेन्स एम्पावरमेंट। मी टू मूवमेंट तो आप जानते हो अभी बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू ब्रेक द साइलेंस अराउंड द सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट, एंड जो सर्वाइवर हैं उनकी स्टोरीज़ के थ्रू जो अकाउंटेबल है उनको पेनलाइज किया जाए, और इनका जो मेन रेलेवेंस था एम्पलीफाई किया जाए वॉइस को, सर्वाइवर को, चैलेंजेस को, जिससे कि लोगों के अंदर ये फियर रहे कि अगर वो किसी तरह से टेम्प्रेरी बेसिस में बच जाते हैं तो फ्यूचर में सिक्योर्ड नहीं है। देन वी हैव इक्वल पे फॉर इक्वल डे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस को रेज करना इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, और विमेन की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंट बनाना कंपनसेशन प्रैक्टिस को लेकर के। तो इस इनिशिएटिव से, इवेंट से ये पता चलता है कि देखो अभी विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो इश्यूज़ है वो एक ग्रोइंग रिकग्नाइजेशन प्रोसेस है, और ये बहुत हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए और विकसित भारत बन पाए। विकसित भारत वो भारत होता है जहाँ पे सारे लोग, जेंडर, मेल, फीमेल, हर कास्ट के लोग, हर रिलीजन के लोग अपने फुल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हों और कंट्री को कंट्रीब्यूट करें। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको एक छोटा सा फ्रेम दिया है अपने आंसर को लिखने के लिए। आप इन दिए गए कंक्लूजन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये विजनरी कंक्लूजन है, इससे आप अपने आंसर के ऊपर एक अपने एसे के ऊपर एक विजनरी थॉट के साथ कंक्लूड करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो लाइक टेक एन अटेम्प्ट